तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि टूल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग है, जिसमें हमारे पास 3 सेक्शन थे और इन तीनों सेक्शन में हमने सेक्शन ए को जो है ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप था। आज के जो हमारे लेक्चर के टॉपिक थे, ठीक है, वो हमारे साथ सेक्शन बी में मेंटल हेल्थ असेसमेंट और सेक्शन सी जो है ये हमारे साथ सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन सबसे पहले हम सेल्फ अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट की बात करेंगे और मेंटल हेल्थ असेसमेंट को डिस्कस करेंगे को ठीक करता हूँ। अब कैसा है? अब शोर आ रहा है क्या? नहीं, चलिए ठीक है, गुड हो गया। तो हमारे साथ पार्ट बी है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस किसे कहते हैं? जनरली अगर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं तो सेल्फ से मुराद अपना आप है, अवेयरनेस से मुराद बाखबर रहना। तो सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान जो है वो अपने आप से बाखबर रहता है, मतलब उसको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, अपने जो खसूसियात है उसके बारे में उसको मुकम्मल तौर पर पता होता है, अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस के बारे में उनको पता होता है। तो ऐसी कंडीशन में उस शख्स को हम क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयर कहते हैं कि ये बंदा जो है अपने आप से बाखबर है, इसको पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सही है। व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ क्या है? ठीक है, सेल्फ क्या है? हु इज आई एम या हु एम आई, मैं कौन हूँ। व्हाट इज सेल्फ? तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ मीन वन सेल्फ। सेल्फ से मुराद अपना आप है या हम सेल्फ, ठीक है, या हर सेल्फ या माई सेल्फ, ठीक है। एंटायर पर्सन एज ए इंडिविजुअल, मतलब एक शख्स अपने आप में कैसा है, वो जो है अपने बारे में क्या सोचता है, उसके अपने बारे में क्या परसेप्शन है, क्या कंसेप्ट है उसके अपने बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल्फ कहते हैं। ठीक है, सेल्फ मीन अपना आप। अवेयरनेस से क्या मुराद है? अवेयरनेस मीन्स हैविंग और शो रियलाइजेशन, परसेप्शन और नॉलेज। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यू एंड यू आर व्हाट यू थिंक। ठीक है, तो अवेयरनेस से मुराद ये है कि आपको जो है अपने बारे में पता हो, ठीक है, आपकी परसेप्शन क्या है, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है, या आपके पास जो नॉलेज है तो वो कितनी है। तो उसके बारे में जब आपको पता होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस की लफ्जी मायने क्या है? अवेयरनेस की लफ्जी मायने बाखबर रहना है। तो सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हर एक शख्स या कोई बंदा जो है वो अपने आप से बाखबर हो, उसको अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस के बारे में पता हो, उसको पता हो कि मुझे कौन कौन से स्किल्स आते हैं और कौन कौन से स्किल्स में मेरी जो ट्रेनिंग है वो वीक है या मेरी जो नॉलेज है वो वीक है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अगर किसी शख्स को पता हो, ठीक है, कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ये है और मेरी वीकनेस जो है वो ये है, तो ऐसी कंडीशन में उस शख्स को हम क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयर कहते हैं कि वो बंदा जो है अपने आप से बाखबर है, उसको जो है अपने बारे में पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम अवेयरनेस कहते हैं। सही है। सेल्फ अवेयरनेस किसे कहते हैं? अब यहाँ पर हम सेल्फ अवेयरनेस को डिफाइन करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस इज
having a clear perception of your personality, including your strength, weakness, thoughts, beliefs, motivations and emotions। सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि आपका अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो परसेप्शन होती है, परसेप्शन से मुराद आपके जो ख्यालात होते हैं, आपकी जो सोच होती है अपनी शख्सियत के बारे में कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब आपकी पर्सनैलिटी में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आ जाती है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि वो कौन से स्किल है जिसमें आप क्या है, जिसमें आप स्ट्रोंग है, ठीक है, जिसमें आप मास्टर है। वीकनेस से मुराद ये है कि वो कौन से स्किल्स है जो कि आपको सही तरीके से नहीं आती या उसको करने में आपको दुश्वारी पेश आती है, परेशानी पेश आती है, तो इसको हम वीकनेस कहते हैं। इसी तरह से आपके जो थॉट्स है, थॉट्स से मुराद आपके जो ख्यालात है, आप किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, ठीक है, आपके लिए कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और अपने जो गोल्स है उसको उसकी तरफ जो है आप गामजन होते हैं। इसी तरह से आपकी जो इमोशंस है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि जब आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या हो, मुकम्मल तौर पर आपको जो है पता हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस allow you to understand other people, how they perceive you, your attitude and your responses to them in the movement। इसी तरह से जब आपको अपने बारे में पता होता है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होता है, अपने एटीट्यूड के बारे में पता होता है, अपने बिहेवियर के बारे में आपको पता होता है, और आपको ये मालूम हो कि लोगों के साथ मेरा जो बर्ताव है, लोगों के साथ मैं जिस तरह से डीलिंग करता हूँ, ठीक है, तो ये माशरती तौर पर ठीक है, ठीक है, माशरती तौर पर इसमें किसी किस्म की बुराई नहीं है या किसी किस्म की इसमें जो है ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से लोग जो है मुझे बातें सुनाए या लोग जो है मुझे बुरा भला कहे। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है, जब आपको अपने बारे में पता हो, जब आपको अपने क्वालिटीज के बारे में पता होता है, तो इस वजह से फिर आप दूसरों के बारे में भी अंडरस्टैंड आसानी से कर लेते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये ठीक है और बिल्कुल सच है। तो इसी तरह से आपकी बात पर दूसरे लोग किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरह से वो आपको जवाब दे रहे हैं, तो उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर होता है आपके साथ, तो इसको आप बआसानी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेल्फ अवेयरनेस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आप दूसरे लोगों के जो रवैये है, दूसरे लोगों के जो एटीट्यूड है, दूसरे लोगों के जो वीकनेस है, उसको आप मालूम कर सकते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग व्हाट यू वांट एंड मास्टरिंग योर, where you focus your attention, your emotions, reactions, personality and behavior determine where you go in life, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई गोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप पोस्ट आर एन के स्टूडेंट हैं, अल्लाह के फजल करम से आप लोगों ने जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो दे दिया है, इंशाल्लाह उसमें आप सब स्टूडेंट जो है क्लियर होंगे। तो आपका यहाँ पर गोल क्या है, आपका यहाँ पर गोल ये है कि आप लोगों ने पोस्ट आर एन को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर में आप स्टूडेंट्स का गोल ये है कि आप लोगों ने जो है 3 से ऊपर जीपीए लेनी है। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आपने जो है अपने आप में वो गड्स मालूम करने होंगे, वो क्वालिटीज मालूम करने होंगे, जिसकी वजह से आपको जो है इस बात पर पूरा यकीन हो कि हाँ मैं 3 जीपीए से ऊपर जीपीए लूंगी और इंशाल्लाह मैं सेकेंड सेमेस्टर को बहुत अच्छे जीपीए के साथ जो है इसको मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है अपने मोटिवेशन को देखना होगा कि मेरा जो बुनियादी मोटिव है, ठीक है, मोटिव से मुराद मेरा जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। तो आपका बुनियादी मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि आप सेकेंड सेमेस्टर में 3 से ऊपर जीपीए ले लें। तो ये आपका एक बुनियादी मकसद होगा, ये आपका एक मोटिव हो गया, ठीक है। अब जब आपको अपने मोटिव के बारे में पता होगा, आपको अपने गोल के बारे में पता होगा, तो जाहिरी बात है उस गोल के लिए फिर आप लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे।
तो इसी तरह से सेल्फ अवेयरनेस अगर आपको अपने बारे में पता होगा तो ये जो है आपके पास पहला स्टेप होता है आपकी कामयाबी और नाकामी की तरफ जाने के लिए। अगर आप अपने बारे में जानते हो, अपने क्वालिटीज के बारे में आपको पता हो, तो आप जो है फिर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आया उसको मैं अचीव कर सकती हूँ या नहीं, आया उसमें जो है मैं मास्टरिंग हासिल कर सकता हूँ, मतलब उसमें मैं मास्टर बन सकती हूँ या नहीं। इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस जो है ये क्या करती है, सेल्फ अवेयरनेस जो है ये आपको मदद देती है आपके अपने गोल की तरफ अटेंटिव रहने के लिए, ठीक है, मतलब आपके अपने गोल पर कंसंट्रेट करने के लिए। इसी तरह से आपके जो इमोशंस है, आपके जो रिएक्शंस होते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, तो ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी तरह से सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए ही आप इस बात को मालूम कर सकते हैं कि मेरा जो गोल है, आया मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ या नहीं, मैं अपने गोल से बढ़ गया हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए जान सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। Having self-awareness allow you to see where your thoughts and emotion are taking you, ठीक है। जब आपको अपने बारे में पता होता है तो इसके ज़रिए आपको फिर मालूम होता है कि मेरे जो थॉट्स है और मेरे जो इमोशन है, जज्बात है, वो मुझे किस तरफ ले जा रही है। It also allow you to see the control of your emotion, behavior and personality so you can make changes you want, ठीक है। इसी तरह से सेल्फ अवेयरनेस जो है, सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए आप अपने जो इमोशन है, अपना जो रवैया है और अपनी जो शख्सियत है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब आप चाहे अपने जो बिहेवियर है इसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने जो जज्बात है इसको भी चेंज कर सकते हैं। Until you are aware in the moment of the control to your thoughts, emotion, words and behavior, you will have difficulty making changes in the direction of your life। और इसी तरह से जब तक आपको जो है अपने इमोशंस के बारे में पता होगा, ठीक है, कि मेरे जो जज्बात है अब ये किस तरफ जा रहे हैं, मेरे जो अल्फाज है ये कैसे है, ठीक है, आया ये लोगों के लिए काबिल एक्सेप्ट है या नहीं, मेरा जो रवैया है आया ये काबिल एक्सेप्ट है या नहीं, ठीक है। तो उस वक्त तक जो है आप किसी भी किस्म की मुश्किल में नहीं पड़ेंगे और आपकी जो लाइफ है वो आपके डायरेक्शन, आपके गोल के डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है अपने इमोशन से बेखबर हो जाए, आपको ये पता ना हो कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ये सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, या जो रवैया मैंने इख्तियार किया हुआ है ये माशरे के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, और आप कंटिन्यूसली उसी बिहेवियर को कर रहे हैं, तो इससे आपके लिए माशरे में बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है वो पैदा होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना आप स्टूडेंट को करना होगा। तो इस वजह से सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में बाखबर रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 5 पिलर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। 5 पिलर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से मुराद ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं, और आप अपने आप से अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको आप मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पहली चीज़ है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप इमोशनली तौर पर क्या हो, इंटेलिजेंट हो। इमोशनली इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि आपको मुख्तलिफ सिचुएशन के बारे में पता हो, ठीक है, मुख्तलिफ हालात को जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उन्हीं हालात के मुताबिक आप अपने बिहेवियर को क्या करते हो, इख्तियार करते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोर ऑफ सेल्फ इवाल्वेशन, आपको पता हो कि मैं किस तरह से अपनी इवाल्वेशन कर सकता हूँ, मतलब मैं लोगों के साथ जो रवैया मैंने इख्तियार किया हुआ है, लोगों के साथ मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, लोगों के साथ मैं जिस तरह से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो आया ये उनके मुताबिक ये सही है या नहीं, आया उनको मेरे इस बिहेवियर से, मेरी इन बातों से किसी किस्म का मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है, या मेरी जो बातें हैं ये काबिल एक्सेप्ट है या नहीं, काबिल बर्दाश्त है या नहीं, ठीक है। तो
इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना, इवॉल्यूशन करना, जायज़ा लेना, इसको कहते हैं कोर सेल्फ इवॉल्यूशन। सही है। इसके साथ साथ वैल्यूज, वैल्यूज से मुराद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए अपने जो रिश्तेदार है, अपने जो खूनी रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स जो है ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है कुछ बातें होती है जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती है। कुछ लोगों की जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता हो जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इसको कहते हैं वैल्यूज़, कि आपके लिए कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती है और कौन सी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इसके साथ साथ लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल से मुराद ये है कि आपको दूसरों की बातें जो है किस तरीके से समझ में अच्छी तरीके से आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बातों को एक बार सुन लेते हैं तो उनको समझ में आ जाती है और वो उस चीज़ को सीख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुनने के साथ साथ अगर वो उन चीज़ को देख ले तो उसको जो है उसकी प्रॉपर तरीके से समझ आ जाती है और वो सीख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को सुनने के साथ साथ, देखने के साथ साथ अगर उस काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ले तो वो उसको मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। तो हर एक शख्स का अपना एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एटीट्यूड टुवर्ड चेंजेस, एटीट्यूड टुवर्ड चेंजेस से मुराद ये है कि आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए। तो मेहमानों के आने की वजह से जो माहौल है उसमें चेंजेस आ जाती है, माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस चेंजेस की वजह से आपका जो रवैया है, आपका जो एटीट्यूड है वो क्या है, ठीक है। इस चेंजेस की वजह से आपके एटीट्यूड पर किस तरह के असरात पड़ गए हैं, ठीक है, या मुरतब हो गए हैं। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड टुवर्ड चेंजेस, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो चेंजेस आपके इर्द गिर्द माहौल में आती जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके एटीट्यूड पर किस तरह का असर जो है वो पड़ता है। तो ये पांच चीज़ें जो है, ये पांच चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और अगर आप इन पांच चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बारे में आपको पता हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से बाखबर है, आपको अपने बारे में मुकम्मल तौर पर मालूम है, पता है। सही है। अच्छा जी। हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए, सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं जूरी विंडो की तरफ। द जूरी विंडो इज अ कम्युनिकेशन। जी जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी था कि the jury window is a communication model that is used to improve understanding between individuals. The word jury is taken from the name of Joseph Luft and Henry Ingham, who developed the model in 1995, ठीक है। तो जूरी विंडो मॉडल जो है ये असल में हमारे साथ ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है, जिसको इस मकसद के लिए प्रपोज किया गया था, इस मकसद के लिए इसको पेश किया गया था कि लोगों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके, लोगों के एक दूसरे के बारे में जो सोच है, एक दूसरे के बारे में जो थिंकिंग है उसको हम क्या करें, इम्प्रूव करें। तो इस मॉडल को किसने पेश किया था, इस मॉडल को जोसेफ लुफ्ट एंड हेनरी इंगम ने पेश किया था 1955 में। एमसीक्यूज के हवाले से ये डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपसे इस डेट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि जूरी विंडो को किसने पेश किया था, ठीक है, और कब पेश किया था। तो 1955 में इसको जोसेफ लुफ्ट एंड हेनरी इंगम ने पेश किया था, ठीक है। इसी तरह से द जो जोरी विंडोज इज शोन एज अ फोर क्वाड्रेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो जोरी मॉडल है तो ये असल में क्या है, ये असल में हमारे साथ फोर क्वाड्रेंट पर मुश्तमिल ये एक स्फीयर है, जिसमें हमारे साथ क्या है, फोर क्वाड्रेंट है, मतलब फोर एरियाज है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ ओपन एरिया था, दूसरे नंबर पर हमारे साथ ब्लाइंड था, तीसरे नंबर पर क्या था, हिडन। हिडन।
दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर हिडन था, और चौथे चौथे नंबर पर हमारे साथ अननोन था। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से आपको याद है मेरे ख्याल से। तो ओपन एरिया में क्या था, ओपन एरिया में हमारे साथ जो बंदा होता था तो उसको अपने बारे में जितना पता होता था तो उतना ही दूसरे लोगों को भी उनके बारे में पता होता था, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्वाड्रेंट ए में ओपन एरिया आता था, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल को अपने बारे में जितनी बातें पता होती थी तो उतनी ही बातों के बारे में दूसरे लोग भी जानते थे कि हाँ इसमें ये बातें हैं और ये बातें नहीं है। तो ये हमारे साथ ओपन एरिया क्वाड्रेंट वन में आता है। This quadrant is represent the things that you know about yourself and the things that other know about you. This include behavior, knowledge, skills, attitude as a public history, ठीक है। ओपन एरिया या क्वाड्रेंट वन जो कि ओपन एरिया कहलाती है, ठीक है। इसमें आप आते हैं तो आपकी जितनी भी बातें होती है, आपकी जितनी भी क्वालिटीज होती है, जितने भी आपसे रिलेटेड बातें होती है, इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में आपको तो पता होता ही होता है, लेकिन दूसरे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं तो वो लोग भी जो है आपके बारे में वो जानते होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओपन एरिया, ठीक है। इसमें आपके बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो रवैया है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को पता होता है, आपके पास किस तरह की नॉलेज है, आप क्या क्या कर सकते हैं, स्किल्स आपके पास क्या है, एटीट्यूड, इसी तरह से ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो जितना आपको अपने बिहेवियर, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड के बारे में पता होता है उतना ही दूसरे लोग भी आपके बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड के बारे में जानते होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ओपन एरिया में आता है। इसी तरह से फिर आपका दूसरा एरिया क्वाड्रेंट टू जो आता है उसको हम ब्लाइंड एरिया कहते हैं। ब्लाइंड एरिया में क्या होता है, दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट थिंग्स अबाउट यू आर नॉट अवेयर ऑफ बट डेट आर नोन बाय अदर्स, ठीक है। क्वाड्रेंट टू में जो एरिया आता है उसको हम ब्लाइंड एरिया कहते हैं। इसमें ऐसी बातें होती है जिसके बारे में आपको बताते खुद पता नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग जो है वो जानते होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड एरिया कहते हैं। दिस कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट यू डू नॉट नो, और इट कैन इन्वॉल्व डीप इश्यूज, फॉर एग्जांपल फीलिंग्स ऑफ इनकम्पिटेंस, अनवर्थनेस और रिजेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इसमें आ जाती है। मिसाल के तौर पर आपके बारे में कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो कि आपको पता ना हो और दूसरे लोग वो जानते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके डीप इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि आपकी फीलिंग्स है, फीलिंग ऑफ अनकम्पिटेंस, जैसे कि आपके पास एक स्किल्स नहीं है, आप जो है बेरोजगार है, ठीक है, आप कोई काम करने के काबिल नहीं है। तो इसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को जो है वो पता है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। ना आपके पास किसी किस्म की वर्थ है, वर्थ से मुराद ये है कि ना आप कोई काम कर सकते हैं, ना आप किसी चीज़ के काबिल है, और आप जो है रिजेक्ट हुए हैं सोसाइटी से। तो आपको तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड एरिया कहेंगे, सही है। इसी तरह से हिडन एरिया जो कि हमारे साथ क्वाड्रेंट थ्री में आता है। हिडन एरिया से मुराद ये है कि इसमें वो तमाम बातें आ जाती है जिससे आप बजाते खुद तो आपको पता होता है, आप बजाते खुद उससे बाखबर रहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को उन बातों के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होती, किसी किस्म का इल्म उनके पास उन बातों के बारे में नहीं होती जो कि आपको पता होता है। तो ये आपके हिडन एरिया में आता है, ठीक है। दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट थिंग दैट यू नो अबाउट योरसेल्फ बट दैट अदर डोंट नो, दूसरे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता जो आपको मालूम होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर आपके पास क्वाड्रेंट फोर आता है जिसको हम अननोन एरिया कहते हैं। द लास्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट थिंग दैट अननोन बाय यू एंड आर अननोन बाय अदर। ये लास्ट क्वाड्रेंट जो है ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो कि ना आपको पता होती है और ना ही दूसरे लोगों को उसके बारे में किसी किस्म का पता होता है। तो इसको हम अननोन एरिया कहते हैं, सही है। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को, किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा अच्छा, गुड, गुड है। बस इसमें हिडन मतलब इसमें कोई मुश्किल ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। ओपन एरिया या फ्री एरिया
ब्लाइंड एरिया हो गए, ठीक है। ओपन एरिया में जो बातें आपको पता होती है वो दूसरे लोगों को भी उसके बारे में पता होता है। ब्लाइंड एरिया में आपको जो जिस बारे में पता नहीं होता लेकिन दूसरे लोगों को पता हो तो उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। हिडन में कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में सिर्फ आपको मालूम होता है लेकिन दूसरे लोग जो है उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसको हम हिडन एरिया कहलाएंगे। और अननोन एरिया से मुराद ये है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो कि ना ही आपको पता होता है और ना ही दूसरे लोगों को उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको हम अननोन कहेंगे। सही है। यस सर। अब आ जाते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट की तरफ। आपका सेक्शन बी भी हो गया, अब हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट की तरफ आएंगे और इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे असेसमेंट की कि असेसमेंट किसे कहते हैं। सो असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड इन्वॉल्व द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ। सही है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट तो ऑलरेडी आपको पता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट। ठीक है, आप पेशेंट के हवाले से डेटा को कलेक्ट करते ही फिर उसको आप अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद उसको अरेंज करना सीक्वेंस से, फिर उस पर आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उससे आप कंक्लूजन निकालते हैं पेशेंट के सेहत के हवाले से। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को असेसमेंट कहते हैं। और असेसमेंट जो है ये नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। नर्सिंग प्रोसेस में आपने स्टेप्स पढ़े हुए हैं ना, जो फाइव स्टेप्स है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ असेसमेंट होता है जिसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ नर्सिंग प्लानिंग है। चौथे नंबर पर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और पांचवें नंबर पर इवोल्यूशन। वैलिडेशन। हाँ जी। तो ये फाइव स्टेप्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के। इसमें पहला जो स्टेप है वो असेसमेंट कहलाता है। अब असेसमेंट हम क्यों करते हैं? द पर्पस ऑफ साइको सोशल असेसमेंट इज टू कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर ऑफ द क्लाइंट करंट इमोशनल स्टेट, mental capacities and behavior functions. This assessment serves as the basis for developing a plan of care to meet the client needs. अब हम जो साइको सोशल असेसमेंट करते हैं, तो साइको सोशल असेसमेंट करने का हमारा जो बुनियादी मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम अपने क्लाइंट की जो इमोशनल कंडीशन है, ठीक है, उसको जान सके। उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज है, मतलब उसके ब्रेन की जो सलाहियतें हैं, वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है, क्या क्या फंक्शन नहीं कर सकता, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो बिहेवियरल फंक्शन होते हैं, जो बिहेवियर होता है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये बंदा जो है माँ इमोशनली तौर पर जो है ये अपने इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करता है या नहीं, इनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है या कैपेसिटीज है ये ठीक है या नहीं, ये नॉर्मल है या नहीं, और इसी तरह से ये नॉर्मली बिहेव कर रहा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? साइको सोशल असेसमेंट करते हैं। और इसी असेसमेंट के बेस पर हम अपने पेशेंट के केयर के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट के जो नीड्स है, जिस केयर की उनको ज़रूरत है, तो वो केयर हम उसकी क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक है। The assessment is also a clinical baseline used to evaluate the effectiveness of treatment and intervention or a measure of the client progress. और इसी तरह से इस असेसमेंट में हम क्या करते हैं? इस असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं? पेशेंट की इवॉल्वेशन भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट जो केयर हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो उस केयर की वजह से हमारे पेशेंट पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारे पेशेंट जो है किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उस ट्रीटमेंट की वजह से, उस इंटरवेंशन की वजह से। तो उसको भी हम जानने के लिए क्या करते हैं? असेसमेंट करते रहते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे क्लाइंट की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, तो इसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते रहते हैं। सही है। Factors influencing the assessment.
अब इसमें हमारे साथ कुछ ऐसी बातें आती है जो कि हमारा जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको मुतासिर कर सकता है, पॉजिटिवली भी उस पर असरात मुरतब कर सकती है और नेगेटिवली भी हमारे असेसमेंट प्रोसेस को मुतासिर कर सकती है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो फैक्टर आता है वो है क्लाइंट पार्टिसिपेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को कायम करने के लिए। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हम इस वजह से करते हैं ताकि सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के साथ ताल्लुकात को क्या करें, ताल्लुकात को अस्तवार कर सके, ताल्लुकात को हम बनाएं और ऐसे रिलेशनशिप हम उनके साथ कायम करें जिसकी वजह से वो फिर हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस के दौरान हमारे साथ कोऑपरेट कर सके, हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हो और हमारी नर्सिंग प्रोसेस को पूरा करने में हमें हेल्प देते हो। ठीक है, तो क्लाइंट पार्टिसिपेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। So a through and complete psychosocial assessment require active client participation. If the client is unable or unwilling to participate, some areas of the assessment will be incomplete or vague. The nurse may need to have several contacts with such client to complete the assessment. ठीक है, कहते हैं कहते हैं कि जो क्लाइंट पार्टिसिपेशन है तो ये इतना ज़रूरी है कि अगर हमारे साथ क्लाइंट पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, या पार्टिसिपेशन में जो है वो अपनी दिलचस्पी शो ना करे, तो इस वजह से फिर हम अपने क्लाइंट से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, जब हम उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ हम कंसल्टेशन करेंगे, तो कंसल्टेशन के दौरान जाहिर बात है हम उनसे कुछ ख़ास किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे उनके सेहत के हवाले से। तो अगर अब पेशेंट जो है वो दिलचस्पी ना ले रहे हो और कोऑपरेट ना कर रहे हो, पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, तो जाहिर बात है जिन एरियाज़ के हवाले से हम उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो एरिया जो है उसी तरह से इनकम्प्लीट रह जाता है और हमारी ज़रूरत के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो हमें नहीं मिलती। तो इस वजह से जो हमारी असेसमेंट प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नर्स क्या करे, नर्स जो है अपने क्लाइंट के साथ 2-3 दफ़ा जो है वो इंटरेक्शन करे, 2-3 दफ़ा उनके साथ कंसल्ट करे ताकि उनके आपस में जो है ताल्लुकात जो है वो बन जाए, रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाए और इसी तरह से क्लाइंट जो है वो फिर अपने नर्स के साथ मुकम्मल तौर पर क्या करते हो, कोऑपरेट करते हो और जितनी भी असेसमेंट प्रोसेस है उसमें फिर पेशेंट क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो। तो इसी तरह से हम अपनी असेसमेंट को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यस सर। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है, दूसरे नंबर पर जो फैक्टर है वो है क्लाइंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्लाइंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मतलब क्लाइंट की जो खसूसियात है, मतलब सलाहियत है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। द नर्स आल्सो मस्ट डिटरमाइन द क्लाइंट एबिलिटी टू हियर, रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इन द असेसमेंट। It is important that the information in the assessment reflect the client health status. It should not be a result of poor communication. इसके अलावा मैंने आपको थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में ये बात भी कही थी कि जब हम अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो इंटरेक्शन के दौरान हम ऐसी कम्युनिकेशन करेंगे, हम ऐसे अल्फाज यूज़ करेंगे जो कि पेशेंट के लिए उसको समझना आसान हो और ऐसी लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जो कि पेशेंट उसको बताते खुद भी उसी लैंग्वेज को क्या करता हो, उसको बोलता हो और उसी लैंग्वेज को सही तरीके से अंडरस्टैंड करता हो। अब अगर हम ऐसी अल्फाज को यूज़ करें, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें, मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप मुझे मैं एज अ पेशेंट आपके पास आता हूँ, आप मेरे साथ जो है उर्दू बोल रहे हो और मैं आपको जवाब जो है पश्तो में दे रहा हूँ, ठीक है, तो ना ही आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और ना ही मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकूँगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नर्स जब अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो इंटरेक्ट करने से पहले क्लाइंट जो है, नर्स जो है फिर वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे क्लाइंट की जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड है, मतलब चीज़ों को समझने की जो सलाहियत है वो क्या है, आया वो
बातों को सही तरीके से सुन लेता है या नहीं, आया वो चीज़ों को रीड कर सकता है या नहीं, या आया जो लैंग्वेज में उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिस लैंग्वेज में मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो आया वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक कंप्लीट असेसमेंट में और इफेक्टिव असेसमेंट में, ठीक है। सो नर्सिस के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो इन चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करे और इसी तरह से फिर वो अपने क्लाइंट के लैंग्वेज को ही यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करे और कम्युनिकेट करे सेहत के हवाले से, हेल्थ स्टेटस के हवाले से। सो इस तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी, और आप फिर जो है प्रॉपर तरीके से बात करते हुए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने पेशेंट से डेटा हासिल कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन और क्लाइंट की जो मेंटेलिटी है उसकी समझने की जो सलाहियतें हैं उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्सिस के लिए, ठीक है। क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, तीसरा फैक्टर है क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। The client health status also can affect psychosocial assessment. If the client is anxious, tired, or in pain, the nurse may have difficulty drawing the client full participation in the assessment. So the client may need to rest, receive medication to alleviate pain, and be calm before assessment can be continued. सो तीसरा जो फैक्टर है वो आपकी क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस है। ज़ाहिरी बात है, बाज़ औक़ात हमारे पास जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक हॉस्पिटल, तो उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो बात करने के मूड में नहीं होते, या तो उनकी सांस जो है बहुत फूली हुई होती है, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा तके हुए होते हैं, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं जिसकी वजह से वो फिर बात करने के काबिल नहीं होते। और ऐसी कंडीशन में अगर नर्स जो है उनसे असेसमेंट लेती है, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है जब वो बात नहीं कर सकते, ठीक है, जब वो तकलीफ़ में है, तो वो कैसे आपको जो है अपने बारे में जो है बता सकते हैं और आपके साथ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं असेसमेंट के दौरान। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब नर्स असेसमेंट कर रहे हो तो असेसमेंट करने से पहले वो पेशेंट को कहें कि वो कुछ देर के लिए क्या करे, आराम करे, रेस्ट करे। इसके साथ साथ उनको ऐसे मेडिसिन दे जिसकी वजह से उनकी जो पेन है वो क्या हो, वो कम हो जाए, उनकी जो तकलीफ है वो कम हो जाए और वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो जब ये काम होंगे तो फिर आपकी जो असेसमेंट होगी वो क्या होगी, वो इफ़ेक्टिव रहेगी और आप उनसे फिर अपनी उनकी हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकेंगे। तो क्लाइंट हेल्थ स्टेटस जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। इसके साथ साथ नर्स एटीट्यूड एंड अप्रोच। नर्स एटीट्यूड एंड अप्रोच से मुराद ये है कि नर्स किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं और किस तरीके से उन तक रसाई हासिल करते हैं, उनके साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं। इफ द क्लाइंट परसीव द नर्स क्वेश्चन टू बी शूट और pressured to complete the assessment, he or she may provide only the superficial information or omit discussing problem in some area. The client also may refrain from providing sensitive information if he or she perceives the nurse as non-accepting or defensive, ठीक है। नर्स एटीट्यूड और अप्रोच से मुराद ये है, बाज़ औक़ात आप लोगों ने ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा और देखा होगा दूसरे लोगों को कि बाज़ औक़ात नर्सेज जो है वो मूड में नहीं होते, ठीक है, या अपने दोस्तों के साथ उन्होंने जो है किसी बात पर जो है बहस मुबाहिसा किया होता है, तो इस वजह से फिर पेशेंट की शामत आ जाती है और वो जब पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदाज में वो डील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अनसिक्योर अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है, और वो डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि गुस्से में वो नर्स जो है हमें कोई गलत इंजेक्शन लगा दे और हम जो है इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब क्लाइंट नर्स फिर उनसे बात करती है पेशेंट से, तो पेशेंट जो है पहले तो उनको डर की वजह से जवाब नहीं देते, और अगर जवाब देते हैं तो वो भी बस सिर्फ येस नो में जवाब देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नर्सिस से डर चुके होते हैं, क्योंकि नर्स जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और ऐसा बर्ताव वो कर रही होती है जैसे कि पेशेंट ने उनका कुछ बिगाड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इस वजह से नर्स जो है, ठीक है,
हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात कभी-कभी जो ठीक लोग होते हैं तो वो मतलब नर्सिस के साथ जो है नर्सिस का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं जो बदतमीज़ लोग होते हैं या जो बहुत बदमाश टाइप लोग होते हैं तो वो आगे नर्सिस को क्या करते हैं, जवाब देते हैं और नर्सिस की जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने पहले मतलब मैंने एक जगह पर नोट किया था डेंटल हॉस्पिटल में कि एक वो डेंटल डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से से जो है उन्होंने जो है वो सारे फोर्सेप वगैरह जो है वो गिरा दिए, जितने भी वो डेंटिस्ट्री के सामान इक्विपमेंट थे तो उसको जो है ज़मीन पर गिरा दिया और बहुत ज़्यादा गुस्से का मुजाहरा कर रही थी। तो उसकी वजह से फिर पूरे हॉल में बिल्कुल खामोशी छा गई कि ये क्या हो गया, तो सारे लोग जो है बिल्कुल खामोश हो गए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको जो है ये सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इस वजह से क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अपने नर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, और अगर शेयर भी करते हैं तो वो बस ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन होती है और जो असल प्रॉब्लम होता है उसको नहीं शेयर करते। तो इसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि क्लाइंट जो है वो फिर अपने नर्सिस पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो अपने नर्सिस के साथ शेयर नहीं करते। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नर्सिस को चाहिए कि वो अपने जो प्रॉब्लम है, अपने जो मसाइल है उसको एक तरफ रखते हुए अपने पेशेंट को एक हुस्न सलूक के साथ, खुश अखलाकी के साथ उनको जो है उनको डील करे, तो इससे एक तो पेशेंट जो है वो भी रिलैक्स होंगे, ठीक है, वो भी खुश होंगे, और इसके साथ साथ वो फिर जल्द से जल्द जो है नर्स पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे और आप उनसे फिर अपनी मर्जी के मुताबिक डेटा हासिल कर सकते हैं। क्लाइंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्लाइंट प्रीवियस एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट की बदकिस्मती आ जाती है और वो किसी ऐसे नर्स पर जो है वो पड़ जाते हैं, ऐसे नर्स के साथ उनका सामना हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सानाक नर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो रूडली बिहेव करने वाले नर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उस क्लाइंट की जो एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, वो बहुत बुरी हो जाती है और वो फिर आइंदा के लिए ये सोचता भी नहीं है कि अगर आइंदा मैं बीमार हुआ तो मैंने किसी भी हाल में जो है हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि पिछले बार मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पर जो नर्सेस थे उन्होंने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया और इस तरह बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से अब तो मेरा नर्सेस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। तो इसको कहते हैं क्लाइंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। If the client is reluctant to seek treatment or has had previous unsatisfactory experience with the healthcare system, he or she may have difficulty in answering questions directly. The nurse must address the client feeling and perception to establish a trusting working relationship before proceeding with the assessment. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में आपको इस पैराग्राफ में कहते हैं कि अगर आपको मालूम हो जाए कि इस क्लिनिक से पहले जो है पेशेंट कभी दूसरे हॉस्पिटल गए थे या उनका दूसरे नर्सेस के साथ सामना हुआ था जो कि एक उन्होंने जो है बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया था, मतलब उन्हें जो है सेटिस्फैक्ट्री जवाबात वहाँ से नहीं मिले थे, उनकी जो केयर है वो सेटिस्फैक्ट्री केयर उनको नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से उनका भरोसा हॉस्पिटल और नर्सिंग से जो है उठ गया है। तो इसके लिए नर्सिस को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने पेशेंट की जो फीलिंग्स है, उनकी जो सोच है उसको क्या करे, उसको अंडरस्टैंड करे और उनके जितने भी मिसकंसेप्शन होते हैं तो उस मिसकंसेप्शन को जो है वो बिल्कुल क्लियर करे, और क्लियर करने के बाद उनके साथ एक ऐसा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करें जिसकी वजह से आपका और क्लाइंट का जो है आपस में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड जो है वो बन जाए, जिसकी वजह से वो फिर आप पर जो है ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, और इसी तरह से ट्रस्ट करते हुए वो फिर आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और इसी तरह से आप फिर अपनी जो असेसमेंट प्रोसेस है इसको मुकम्मल कर सकेंगे।